हेलो दोस्तों, मैं आरएस राजपूत आपके समक्ष पुनः आपका अपने YouTube चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारे दोस्तों ब्रह्मा सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने डे 1 सीरीज करा दी थी, 10 क्वेश्चन जिसमें थे। आज पुनः आपके लिए ब्रह्मा सीरीज मैं लेकर आया हूं, जो कि है आपकी डे 2 और आपकी किससे संबंधित है, जीएस जीके से। ठीक है दोस्तों, इसी से क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही सीरीज से आपके फंसेंगे। बस आप रेगुलर इसको ज्वाइन करिए, इसके सवाल सॉल्व करिए, और जो जो इसके अलावा मैं इसी क्वेश्चन से जुड़े डिटेल दूं उनको आप लर्न करते जाइएगा। ठीक है, फिर देखिएगा एग्जाम कितने आसानी से जो एक पोर्शन होता है जीएस जीके वाला, अच्छा खासा उसमें क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। बहुत नहीं पढ़ने की जरूरत है, जितना था मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा बता दिया है, उतने आप वीडियो देख लीजिएगा। इसके अलावा जो सीरीज में करा रहा हूं उसको अच्छे से कर लीजिएगा, इतने में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिष्ट लिखी थी, हस्त बहिष्ट लिखी थी, एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वो है आपके अमीर खुसरो। ठीक है दोस्तों, अमीर खुसरो है। इनके अन्य नाम अगर कहें, क्योंकि अन्य नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इनको आल्सो कार्ड, इनको ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है उर्दू साहित्य का पिता। ठीक है, इनको ये भी कहा जाता है तोता ए हिंद, तोता ए हिंद। तो आप याद ही कर लीजिए, क्वेश्चन आपको सीधे ऐसे पूछ लेंगे कि तोता ए हिंद की उपाधि किस कवि को दी जाती है या किसे दी जाती है, तो आपको आंसर क्या लगाना होगा, अमीर खुसरो दोस्तों लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इनको कव्वाली का पिता भी कहा जाता है, कव्वाली का पिता भी कहा जाता है। और इनको एक और उपाधि दी जाती है, वो है आपकी भारत की आवाज, भारत की आवाज। ये सब लिख लीजिए, जिसमें से आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये वाला है। ठीक है, तो इसको तो आप लर्न कर लीजिएगा सीधे सीधे। ठीक, क्वेश्चन क्या है, जिसने हस्त बहिष्ट लिखी है, ऐसा कौन सा दरबारी कवि है, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। तो वो है अमीर खुसरो है, जिनको उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है, जिनको भारत की आवाज, तोता ए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कव्वाली का पिता भी कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया अमीर खुसरो की उपाधियां। इनकी अगर पुस्तकें देखें, देखिए इनकी अगर पुस्तकें देखें, ये सब लिख लीजिएगा। ठीक, इनकी अगर पुस्तकें देखें तो इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है नूह ए सिपेहर। सिपेहर सीधे याद कर लीजिएगा, नो डाउट इस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक, तुगलक नामा एक ये बुक हो गई। ठीक, एक ये है, एक ये हो गई, और एक बुक है, तीसरी बुक है, वो इंपॉर्टेंट है, खजैन उल फुतूह। ठीक है दोस्तों, देखिए ये तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन तीनों बुक को आप याद कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन बुक से पूछ लेंगे कि तुगलकानामा या तुगलकनामा, इसी को तुगलकानामा बोल देते हैं, तो तुगलकनामा किसने लिखी है, अमीर खुसरो ने। खजैन उल फुतूह किसने लिखी, यहां तक कि पीसीएस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, खजैन उल फुतूह या नूह ए सिपेहर, ये बुक किसने लिखी है, किस कवि ने पुस्तकें लिखी हैं, तो वो आपकी कौन है, अमीर खुसरो। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा। और इनका एक और क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है, वो ये है कि इनके ये किसके शिष्य हैं। ठीक, ऐसे अगर बताऊं, जगह तो बची नहीं, फिर भी कोशिश जारी है। ठीक है, ये शिष्य थे किसके, तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया,
निजामुद्दीन औलिया जो आपके थे दिल्ली के, उनके ये शिष्य थे। ठीक, अमीर खुसरो, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अमीर खुसरो के गुरु या निजामुद्दीन औलिया के कौन से शिष्य हैं इनमें से, अगर ऑप्शन में देता है तो वो फिलहाल आपका आंसर अमीर खुसरो आप लगाएंगे अगर दिया होगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। सेकंड देखिए क्वेश्चन है, नोट हो गया? ओके, सेकंड क्वेश्चन है कौन सी घटना सबसे पहले आएगी। अच्छा, आपको कालक्रम बताना है, ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिकंदर की मौत, शक युग का प्रारंभ, हर्षवर्धन का राज्यारोहण और गुप्त युग का आरंभ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने आपको पढ़ा तो दिया ये वाला कि हर्षवर्धन का राज्यारोहण कब हुआ था, तो वो आपका हुआ था 606 एडी में। ये तो मैंने आपको बाकायदे हर्षवर्धन के टाइम में उत्तर मौर्य काल में उत्तर गुप्त काल जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर हर्षवर्धन के विषय में मैंने जहां बताया आपको कि इनके किस तरीके से वो राज्यवर्धन हो गए, किस तरीके से इनकी बहन है राजश्री। ठीक है, तो उसके विषय में बताया। तो इसका क्या है, हर्षवर्धन का टाइमिंग क्या है, वो 606 डिग्री। अच्छा, शक युग का प्रारंभ, देखिए शक युग, शक संवत 18, जो शक संवत है आपका, जैसे देखिए शक संवत की टाइमिंग क्या है, वो 78 एडी। ठीक है, 78 एडी के आसपास है। और शक युग का प्रारंभ क्या है, शक युग का भी क्या आरंभ अगर इसका देखा जाए तो लगभग उसी के आसपास है, 75 एडी। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, 75 ईस्वी के आसपास शक युग का प्रारंभ है। ठीक है, इसके अलावा गुप्त युग का अगर प्रारंभ देखें, ठीक है, तो गुप्त युग का मैंने जब आपको गुप्त युग पढ़ाया था तो उसमें बताया था 319 एडी। ठीक है, इस टाइम से मैंने डेट बताई थी कि इसकी टाइमिंग क्या है, 319 एडी, यानी कि 319 ईस्वी से गुप्त युग का आरंभ माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है सिकंदर की मौत। ठीक है, सिकंदर की मौत देखिए तो बिल्कुल ये बीच में चला गया जब मैंने आपको मौर्य काल किस तरीके से नंद वंश था, फिर गुणानंद था, उस टाइम किस तरीके से आपका क्या होता, सिकंदर आता है, फिर वो कैसे पर्वतक से युद्ध करता है। ठीक है, आम्बीर राजा किस तरीके से आत्मसमर्पण करता है, तो मैंने उस टाइम आपको बताया था। ठीक है, तो सिकंदर की जो मौत हो रही है तो ये बीसी में जा रहा है, सीधे सीधे पहले से क्लियर है। तो इसकी मृत्यु जो है वो आपकी 323 बीसी, यानी कि 323 ईसा पूर्व में इसकी क्या है, मृत्यु हो रही। तो ये बीसी निकल गया, मतलब कि 323, फिर 320, फिर 300, फिर 300, फिर आ जाओ 200, फिर 100 बीसी, फिर पूरा 100 बीसी, फिर 1 बीसी, फिर 1 बीसी बाद 1 एडी, समझ रहे हैं, फिर 1 एडी, फिर 75 एडी, फिर आपका 319 एडी, 6 एडी, यानी क्रम आप समझ गए किस तरीके से बीसी एडी चलता है। तो ये तो बहुत पीछे की बात हो गई, तो उसका पहले से सटीक आंसर क्या होगा कि कौन सी घटना सबसे पहले आएगी, तो वो आपकी आएगी सिकंदर की मौत। ठीक है, इसको फटाक से नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, ओके, तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं, यानी किसी देश की सीमा के अंदर जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है अंतिम रूप से, किसी एक टाइमिंग होती है। देखिए, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या करते हैं, क्या कहते हैं। वैसे इसमें ये भी देना चाहिए कि एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, हर वित्तीय वर्ष होता है ना जिस तरीके से, तो वित्तीय वर्ष के अंतर्गत होता है किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका जीडीपी। ठीक है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जीडीपी। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं, आंसर है आपका जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है दोस्तों, इस जीडीपी में सिर्फ वही हिस्सा आता है, जैसे कि अगर भारतीय है, ठीक, और मान लीजिए क्या करता है, उसकी कंपनी कहाँ है, भारत के बाहर है, तो वो जो कुछ भी अर्न करती है, ठीक है, तो यानी कि भारतीयों द्वारा विदेशों से जो प्राप्त आय है उसको इसमें क्या करते हैं, हटा देते हैं। भारतीयों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त
आय जो इनकम होती है, ठीक है, आय यानी कि इनकम को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, इसमें नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। और जोड़ते क्या है, विदेशी जो लोग हैं, मान लीजिए विदेशी है, ठीक है, तो विदेशियों द्वारा द्वारा भारत में प्राप्त की गई आय को जोड़ लेते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं, इस किसमें जोड़ते हैं, किसमें, इन दोनों का कंडीशन किससे बताना है, जीडीपी से, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद से, ठीक। तो ये दो कंडीशन होती है, ये अनिवार्य होती है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि अगर भारतीय जैसे हम लोग हैं और बाहर से पैसा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, विदेशों से पैसा कमाया हुआ है भले भारत में, तो वो पैसा इस जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता। जीडीपी में वही पैसा जोड़ा जाता है जो हमारे देश के भीतर से जितना भी उत्पादन हो रहा है उसकी, समझ रहे, उसकी सेवाओं और उसके क्या है, अंतिम वस्तुओं के सेवाओं और मूल्य, ठीक है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, तो उनको जोड़ते हैं। विदेशियों द्वारा, जैसे मान लो विदेशी भारत में आकर बसे हुए, उन्होंने भारत की सीमा में अंतर्गत रहकर अपना प्रोडक्शन किया, उत्पादन किया, फिर उससे जो उनको अर्निंग हुई, ठीक है, वो पैसा क्या होगा, वो पैसा जीडीपी में जुड़ता है, ठीक। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है, तो कौन सी इनकम जुड़ती है और कौन सी इनकम नहीं जुड़ती इसमें, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी में थोड़ा सा आपको और बता दें, जीडीपी में इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। अच्छा देखिए, इसमें क्या है, इसकी जो गणना कौन करता है, जीडीपी की गणना, ठीक है, गणना करता है कौन, तो गणना आपका करता है सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी सांख्यिकी संगठन, इस तरीके से, ठीक है, सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी आपका, सॉरी संगठन ना करके बोले कार्यालय, ठीक है, कार्यालय संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, ठीक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है आपका, वो सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है, ठीक। एक तो ये क्वेश्चन इसमें पूछ लिया था। अब थोड़ी सी अपनी जानकारी के लिए रख लीजिए कि गणना कितने प्रकार से होती है, ठीक है, जीडीपी की गणना देखिए 3 प्रकार से होती है, जीडीपी की गणना के क्या है, 3 प्रकार है, ठीक, 3 प्रकार है, ऐसे लिख लीजिए इसको, ठीक, आगे काम देगा आपको। वो एक तो आपका है उत्पादन विधि, ठीक, एक उत्पादन विधि है, एक आय विधि है, ठीक, ठीक, एक आपका उत्पादन विधि है, एक आय विधि है, और एक आपकी व्यय विधि है, ठीक, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, 3 प्रकार से ही जीडीपी की गणना मात्र होती है, ठीक है, ठीक, इस तरीके से इसको आप नोट कर लीजिएगा। आते हैं सेकंड, ठीक, सेकंड जो क्वेश्चन है, ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। देखिए ताजमहल जो है आपको पता होगा यमुना नदी के तट पर, ठीक, आगरा में ताजमहल है, ठीक है, तो यहाँ पर जो नदी है वो क्या है, आगरा शहर जो है, आगरा में क्या है, ताजमहल है, और वो किस नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर, इसको भी ध्यान में कर लीजिएगा। ताजमहल किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था आपका शाहजहां ने, ठीक है, इसकी वाइफ जो थी, पत्नी थी, वो थी मुमताज महल, उसकी याद में इसने क्या है, ये ताजमहल आपका बनवाया था। ये कब्र है, ठीक, अब आप सोचिए लोग कब्र को देखने जाते हैं, लेकिन ये भारत में क्या एक 7 विश्व के 7 अजूबों में से एक है, 7 अजूबों में से एक है, ठीक, में से एक है आपका, ठीक है। और अगर ये देखा जाए ये स्टार्ट कब हुआ था बनना, तो ये स्टार्ट हुआ था बनना
तो ये आपका हुआ था लगभग, ये टाइमिंग है इसकी 1631, ठीक है, 1631 एडी में। और ये टाइम इसको लगा था बनने में, टाइम लगा था इसको बनने में, टाइम जो लगा था लगभग वो 22 वर्ष लगे थे, समझ लीजिए। आप ये समझिए 22 वर्षों में बन के तैयार हुआ है, तो सोचिए इसी वजह से इसकी भव्यता को देखते हुए क्या है, विश्व के 7 अजूबों में से इस एक अजूबा इसको भी माना गया, हमारे ताजमहल को। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ओके दोस्तों, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो है राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम जो है वो है आपका विटामिन, इसमें देख लीजिए विटामिन B2 को आप क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैंने पूरा आपका विटामिन और रासायनिक नाम, देखिए दोस्तों ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपका सिर्फ एसएससी जीडी के लिए ही नहीं, आपका आईएएस, पीसीएस, एसएससी, टीटी, पीटी, सीटेट, हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साइंस पोर्शन से। तो जिसमें आपका विटामिन और रासायनिक नाम आपको पूरा डिट्टो टू द पॉइंट आपको रटा होना चाहिए। इसमें मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको एक बार मैं बता दे रहा हूं क्या है। B1 जो है वो थायमिन है, B2 आपका है राइबोफ्लेविन है, B3 है आपका निकोटिनिक अम्ल, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन अम्ल, विटामिन B9 फोलिक अम्ल, ठीक, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। ओके, विटामिन ए है आपका रेटिनॉल, विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई आपका क्या है टोकोफेरॉल, और विटामिन के जो है विटामिन के वो फिलोक्विनोन उसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको एज इट इज लर्न कर लेना है। पहली बात तो ये, ठीक। फिर इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जैसे बनते हैं, जैसे विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी एग्जैक्टली यही होता है। B1 दे देंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विटामिन B1 दे देंगे। बी से तो विटामिन बी से बेरी होता है, लेकिन उसमें भी आपको B1 दे देंगे, तो उसमें आपको लगाना है विटामिन B1 में बेरी नामक क्या होता है, रोग हो जाता है आपको इससे, इसकी कमी से। ठीक, इसके अलावा एक आपका जो विटामिन डी है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे देखिए ए को रेटिनॉल बोल रहे हैं, तो विटामिन डी को हम लोग बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। इसको क्या कहते हैं, ये एक ऐसा विटामिन है जिसको हम क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड क्या है, ये एक हार्मोन भी कहलाता है, हार्मोन। ठीक है, विटामिन डी जो है वो एक क्या है, एक हार्मोन भी है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा, इसमें देख लीजिए जो आपका विटामिन ई है, ठीक है, जिसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। ठीक, तो उसमें क्या है, इसकी कमी से, यानी कि इसकी कमी से क्या प्रॉब्लम हो रही, इसकी कमी से जनन क्षमता जो होती है ना, क्षमता में कमी आ जाती है, जनन क्षमता। ठीक, या इसको बोलते हैं वंध्यापन, बांझपन टाइप नहीं होता, वो वंध्यापन। क्वेश्चन में आपको ये दे देंगे कि वंध्यापन रोग और किसकी कमी से, तो विटामिन ई की कमी से ये रोग हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अच्छा, इसका स्रोत क्या है, इसको किस तरीके से अगर देखा जाए तो कवर कैसे किया जाए, तो इसका स्रोत जो है वो है गेहूं। ठीक है, गेहूं का वो आपका है क्या कहते हैं, गेहूं अंकुर का तेल, अंकुर का तेल, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो, लर्न कर लीजिए। ठीक, अच्छा, विटामिन जो के है आपका वो है आपका फिलोक्विनोन। तो विटामिन के से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि इसकी कमी ये किस लिए होता है, ये रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनाता है कौन, विटामिन के। इसकी कमी से क्या होता है, बॉडी में जब भी कट लग जाता है कोई भी, तो ब्लड क्या होता है, ब्लीडिंग बंद नहीं होती। तो अगर बंद नहीं हो रही तो इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है। ठीक, तो इसको, इस क्वेश्चन को स्पेशल आप फटाफट नोट कर लीजिए, इसके नोट्स भी प्रॉपर बनाते जाइएगा। आपका है दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन, आपका 6 क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो आपके हैं विटामिन बी
और विटामिन सी, ये आपके क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, जल में आपके क्या है, घुलनशील विटामिन है बीसी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन दोस्तों, तो इसमें आप क्या करोगे, सीधे रटी लो, बीसी आपने याद कर लिया है, बचा कौन सा, ए डी ई और के, ठीक है, रासायनिक नाम मैंने भी आपको करा दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है दोस्तों। तो जल में घुलनशील विटामिन बीसी, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के, ठीक है दोस्तों, पहला यानी कि 6 क्वेश्चन हो गए। सातवां, कौन सा अम्ल चींटी द्वारा काटने पर इंजेक्ट होता है, बॉडी पे जब चींटी काटती है कोई भी अम्ल, तो कौन सा अम्ल आपकी बॉडी पे इंजेक्ट होता है, यानी कि आपने देखा होगा जब चींटी काटती है बहुत तेज करलाने लगता है, ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में कुछ ऐसी चीज गई है जिससे बॉडी में बहुत तेज से दर्द हो रहा है, तो वो आपका जो अम्ल होता है वो होता है, उसको कहते हैं, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, ठीक, हम बिल्कुल डिट्टो वैसे ही लिख रहे हैं, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है दोस्तों, बताने का तो हम यूं ही बता दें, लेकिन इसको ऐसे नोट्स आपको बनवा दे रहे हैं, फॉर्मिक अम्ल, ठीक। अब यहाँ देख सकते हैं स्रोत और पाए जाने वाले अम्ल, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट बनते हैं, तो पूछा जाता है कि नींबू, आंवला या नारंगी, जैसे देखिए नींबू, आंवला या नारंगी, इसमें से कौन सा अम्ल होता है, तो आपका है साइट्रिक अम्ल। दही में कौन सा होता है, तो लैक्टिक अम्ल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटारिक अम्ल, याद कर लीजिएगा। प्याज में होता है सल्फोनिक अम्ल, आपने देखा होगा प्याज जब हम लोग काटते हैं तो आंख से क्या होने लगता है, आंसू निकलने लगते हैं, तो इसका मतलब क्या, कोई चीज अंदर जा रही है तो वो किसकी वजह से होता है, सल्फोनिक अम्ल की वजह से होता है। सेब क्या होता है, सेब में होता है मैलिक अम्ल, ठीक। इसी तरीके से सिरका या अचार, जो आप जिसको छिलका भी बोलते हैं, ठीक है, तो जो जिससे अचार बनता है या अचार उसको बोल दो, ठीक, इनमें क्या होता है, वो आपका एसिटिक अम्ल होता है, ठीक। एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH, ठीक है, एसिटिक अम्ल का ये फार्मूला भी फिलहाल होता है, ठीक है, इंटर में। अच्छा, सोडा वाटर, जो आप सोडा वाटर नहीं पीते हो, अलग से बोतल आती है, या फिर जैसे हम लोग पेप्सी वगैरह पीते हैं, उसमें भी कौन सा अम्ल होता है, वो कार्बनिक अम्ल होता है, देख लीजिए अम्ल होता है, इसी वजह से कहा गया है कि कोई भी ऐसा पदार्थ यानी पेप्सी ये सब नहीं पीना चाहिए, देखिए अम्ल होता है, तो अम्ल आप पी रहे हो तरीके से घुमा के, तभी तो बॉडी में क्या होता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा, अंगूर आपका हो गया, ठीक, अंगूर, इमली, करौंदा, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है दोस्तों। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा फटाक से, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब जो आपका 8वां क्वेश्चन है वो है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जैसा दिखा रहा हूं वैसे आप याद कर लीजिएगा, इसका डेट, इसकी डेट जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। तो भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है, ठीक, वो संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, तो वो पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, ओके। तो आप इसको तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप ये अच्छा देख लीजिएगा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा, देखिए संविधान सभा की जो बात होती है, देखिए इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका प्रथम, इसकी बैठक जो कब हुई थी, ठीक है, तो वो इसकी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो भी क्या थे, अस्थाई थे, ये क्वेश्चन पूछा था, अस्थाई अध्यक्ष, तो प्रथम, एक तो प्रथम अध्यक्ष थे और क्या थे, अस्थाई अध्यक्ष थे, वो परमानेंट नहीं थे, ठीक है, टेम्पररी थे, वो थे आपके, उनका नाम है, ओके, सच्चिदानंद सिन्हा, एसपी सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, आप तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक। इसकी जो दूसरी बैठक हुई थी, दूसरी जो बैठक हुई थी, यानी कि जस्ट 2 दिन बाद, वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसमें ही आपके प्रथम क्या बने थे, स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट इसके जो अध्यक्ष रहेंगे संविधान सभा के, वो चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
क्वेश्चन दोनों ही पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको एज इट इज आप याद कर लीजिएगा। इसकी जो प्रथम बैठक जो हुई है वो ये इसके बारे में मैंने बता दिया आपको, और इसकी जो दूसरी बैठक हुई है वो जस्ट 2 दिन बाद 9 दिसंबर को आपके अस्थायी अध्यक्ष हैं वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा है। वहीं पर दूसरी बैठक जब हुई है तो वो 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई है, और उसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी चुन लिए जाते हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, इसको आप एज इट इज लर्न कर लीजिएगा। सेकंड है आपका यानी कि नवा क्वेश्चन है आजादी के अमृत, ये आपकी करंट का क्वेश्चन है। ठीक, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे के किस नाम की सबसे लंबी मालगाड़ी, यानी कि सबसे लंबी मालगाड़ी आप देखिए 3.5 किलोमीटर की, इतनी लंबी अभी तक कोई नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, तो वो उसका परिचालन ट्रायल किया गया है सफलतापूर्वक। कब किया गया? आजादी अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को। ठीक है दोस्तों, तो ये इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और इसका नाम है सुपर वासुकी। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा करंट पर्पस से, सुपर वासुकी। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक, इसी तरीके महाराष्ट्र के किस पारंपरिक उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो साहसिक खेल महाराष्ट्र की बात है तो वहां पर क्या फेमस है सबसे ज्यादा? दही हांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट का ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्रह्मा सीरीज डे 3 में। ठीक है दोस्तों, इसको एज इट इज इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।